1, 2, 3 स्टार्ट। अपने शासन के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर यदि मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों को जोर शोर से रेखांकित कर रही है तो इसीलिए कि उसने इस अवधि में बहुत कुछ कर दिखाया है। इन 9 वर्षों में विकास की विभिन्न योजनाओं ने जहां देश की तस्वीर बदलने का काम किया है, वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं ने जनता को लाभान्वित करने के साथ अपनी छाप भी छोड़ी है। विपक्षी दल और मोदी सरकार की रीति नीति से असहमत लोग कुछ भी दावा करें, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उसने अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कहीं बेहतर तरीके से किया है। कुछ योजनाओं ने तो मिसाल कायम की है, जैसे कि उज्ज्वला गैस सिलेंडर और जन धन योजना। इन योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। इन 9 वर्षों में देश में आधारभूत ढांचे का भी उल्लेखनीय और कुछ क्षेत्रों में तो अभूतपूर्व विकास हुआ है। देश के प्रत्येक हिस्से में आधारभूत ढांचे का जिस तेजी से विकास होता दिख रहा है, उसकी कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। सड़क, पुल, हवाई अड्डे, रेल मार्ग आदि जिस द्रुत गति से निर्मित हो रहे हैं, वे देश की तस्वीर बदलने का काम करने के साथ लोगों के दैनिक जीवन को सुगम भी बना रहे हैं। ये निर्माण कार्य आत्मनिर्भर भारत की कहानी भी बयान कर रहे हैं और लोगों में यह भरोसा भी जगा रहे हैं कि भारत विकसित देश बनने की राह पर है। बीते 9 वर्ष में मोदी सरकार ने ऐसे कुछ कार्य किए हैं जो एक समय अकल्पनीय माने जाते थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर के विभाजनकारी और अलगाववाद को बल देने वाले अनुच्छेद 370 का खात्मा। यह मोदी सरकार के सबसे साहसिक फैसलों में से एक था। मोदी सरकार जहां घरेलू मोर्चे पर बहुत कुछ अर्जित करने में सफल रही, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी उसने अपनी नीतियों से छाप छोड़ी। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को छवि एक उभरते हुए ऐसे सक्षम देश की है जो विश्व की समस्याओं के समाधान में सहायक है। यही कारण है कि प्रत्येक देश भारत से संपर्क संवाद का इच्छुक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को महत्ता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि वह विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विशेष बात यह है कि वह सबसे तेज आर्थिक विकास वाला देश है और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अपनी तमाम उपलब्धियों के बाद भी मोदी सरकार को कुछ मोर्चों पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि देश को न्यायिक सुधारों की अभी भी प्रतीक्षा है। निसंदेह प्रशासनिक सुधार भी अपेक्षित है। प्रशासनिक सुधारों को इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि देश की जनता को रोजमर्रा के भ्रष्टाचार से राहत नहीं मिली है। इसी तरह मोदी सरकार को बेरोजगारी के मोर्चे पर भी मुस्तैदी दिखाने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने
निजी और सार्वजनिक बैंकों को कारोबारी होड़ में आक्रामक रुख अपनाते हुए कर्ज के मामले में जोखिमों के प्रति सतर्क रहने का सुझाव दिया है। कई उदाहरण देते हुए उन्होंने उजागर किया कि किस तरह कुछ बैंक अपने बही खातों में सही स्थिति दर्ज न करते हुए अपने कारोबार को तो ऊंचा दिखा देते हैं, मगर उससे उत्पन्न होने वाले खतरों से उबर पाना उनके लिए मुश्किल होता है। रिजर्व बैंक की यह चिंता समझी जा सकती है। हालांकि बैंकों के कारोबार पर नज़र रखने के लिए रिजर्व बैंक की नियामक इकाई है, जो बैंकों के बही खातों की स्थिति का आकलन करती है। उसके बावजूद कुछ बैंक अपने कर्जों की वापसी न हो पाने के तथ्यों को छिपाते हैं। कुछ बैंक चतुराई से अपने कारोबार को ऊंचा दिखाते हैं ताकि रिजर्व बैंक से उन्हें अपना कारोबार फैलाने की इजाज़त मिल सके। इस आधार पर वे आक्रामक तरीके से कर्ज बांटना शुरू कर देते हैं। बैंकों की मूल कमाई पर मिलने वाले ब्याज से ही होती है, इसलिए बैंक इसके लिए तरह तरह की योजनाएं चलाकर ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। मगर जिस बैंक की कारोबार की जितनी क्षमता है, वह उसी के अनुरूप कर्ज देने को अधिकृत होता है। इसलिए चतुराई भरा लेखा जोखा पेश कर वे अपनी कर्ज सीमा का विस्तार करने का प्रयास करते हैं। जब रिजर्व बैंक ने बड़े सार्वजनिक और निजी बैंकों में इस प्रकार की अनियमितता चिन्हित की है, तो छोटे बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC में होने वाली ऐसी गड़बड़ियों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हर छोटा बैंक बड़े बैंक की श्रेणी में और NBFC बैंक बनने की कोशिश में देखी जाती है। इस तरह वे अपने कारोबार के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करती है। कई सहकारी बैंक और NBFC इस तरह चालाकी से कर्ज देने के अपने दायरे को बढ़वा लेने में कामयाब रही है, मगर जब उनका NPA यानी गैर निष्पादित संपत्तियों का बोझ बढ़ता गया तो वे डूब गई। पंजाब एवं महाराष्ट्र बैंक इसका हाल का उदाहरण है। उस बैंक ने अपने लेखा जोखा में चालाकी से विवरण दर्ज कर रिजर्व बैंक को धोखा दिया और कर्ज बांटने का अपना दायरा बढ़ाता गया। उसमें कुछ बड़ी कंपनियों को बड़े कर्ज बांटे गए। जब वे कर्ज वापस नहीं आ पाए तो वह बैंक डूब गया। इसी तरह कई बड़े बैंक भी अपना NPA छिपाने का प्रयास करते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि वह लगातार बढ़ता जाता है। देश के सारे सार्वजनिक बैंक NPA के बोझ से दबे हुए हैं। स्थिति यह है कि पिछले 10 सालों में बैंकों का NPA बढ़कर 2 गुने से अधिक हो गया है। कई कारोबारियों ने बैंकों से भारी कर्ज लेकर देश ही छोड़ दिया। कई कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। दरअसल कंपनियों को दिए जाने वाले कर्ज को लेकर हमारे यहाँ नियम कायदे इतने लचीले हैं कि लेने वालों के लिए खुद को दिवालिया घोषित कर कर्ज की रकम डकार जाना आसान लगता है। ऐसे में शक्तिकांत दास की चिंता स्वाभाविक है कि अगर बैंकों ने कर्ज बांटते समय सावधानी नहीं बरती तो यह अर्थव्यवस्था
के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। मगर यह समस्या केवल नसीहत से नहीं हल होगी। रिजर्व बैंक को ही कोई सख्त रास्ता निकालना पड़ेगा। स्टॉप।